नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि मार्केट में खबर कुछ यूं है कि अमेरिका के दिन लद चुके हैं। एक तो आप लोग भी ये मानने लग जाएंगे कि सर आप हाथ धो के पीछे पड़ते हो किसी ना किसी के पीछे। अब हाथ धो के पीछे पड़ गए हो अमेरिका के, तो सुबह भी अमेरिका, शाम भी अमेरिका, पहले बेचारे पड़े हुए थे चाइना के, फिर अमेरिका के। अब हम करें क्या? हमको ना इनके पीछे पड़ने के बाद में कुछ आप लोगों के लिए कंक्रीट निकालने में बड़ा आनंद आता है। हाल ही के समय पर क्या हुआ है कि जापान ने खुद से यह तय कर लिया है कि अगले 5 साल में भैया हम अपनी सेना बना लेंगे। अब जैसे ही मैं ये लाइन बोलता हूं ना कि अपनी सेना बना लेंगे, आप में से कईयों का विश्वास फिर उठ जाता है। आप में से कुछ लोग कहने लगते हैं सर अपनी सेना बना लेंगे से क्या मतलब है? क्या जापान के पास अपनी सेना है नहीं क्या? क्या हम मालाबार एक्सरसाइज बस यूं ही कर रहे हैं क्या? हमारे पास में मालाबार एक्सरसाइज के नाम पर जापान, अमेरिका और हम सब मिलकर के जो नेवल एक्सरसाइज करते हैं वो भी तो सेना ही है। भाई फर्क है इन दोनों बातों में। एक सेना ऐसी हो जो खुद की रक्षा करने के काम में ली जाए, और एक सेना ऐसी हो जो अटैक करने के काम में ली जाए। बोले कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कहना ये चाहते हैं, एक तो होता है कि आप गेट के ऊपर गार्ड खड़ा करते हैं ताकि कोई अंदर ना आ जाए, वो गार्ड किसी को अंदर आने से रोकता है। और एक होता है कि आप अपनी खुद की फौज बनाते हैं कि भाई गार्ड साहब अंदर कोई ना आ जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर गलती से हमें किसी को पलटकर कूटने जाना पड़ गया, तब होने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं है इनके पास। यानी कि इनके पास सेल्फ डिफेंस फोर्सेस तो हैं, यानी कि इनके पास इतनी सेना तो है कि कल को कोई रोड पर ट्रैफिक क्रॉस करेगा तो रोक लेंगे कि भैया ऐसा ना करो। कल को कोई दंगा उत्पात मच जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, जैसे कि शिंजो आबे को गोली लगी, तो उस दौरान अपने लोगों को पकड़ने के लिए, भाई कौन ने मारा क्या किया, उनको पकड़ने के लिए तो फोर्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फोर्सेस के बिना ये रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अटैक करने वाली फोर्सेस नहीं है। बोले सर इसका कहने का अर्थ क्या है? हमने कहा इसका अर्थ यूं समझो कि कल को इनके ऊपर वो जो किम जोंग उन है, वो हंसी मजाक में हैप्पी बर्थडे मना लिया और इनके ऊपर मिसाइल दाग दिया, तो ये सायरन बजा के घर में घुसने की कला जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही मिसाइल चलाई, जापानियों ने सायरन बजाया और जाकर घर के अंदर छुप गए कि छुप जाओ, नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर से मिसाइल दाग दी है, पैसिफिक ओशन में जाकर गिरी है। यदि कोई इंडिया के ऊपर से ऐसे कर दे, यानी कि गलती से मान लो पाकिस्तान हमारे ऊपर से मिसाइल निकाल करके और इंडियन ओशन में गिरा दे, भाई साहब तुरंत जो है ना वो ब्रह्मास्त्र चल जाएगा, हमारा ब्रह्मोस निपटा दिया जाएगा, फुल एंड फाइनल गेम हो जाएगा। बोले ये सब नहीं चलेगा। तो ये जो चीज है ना, अब जापानियों के ईगो पर हर्ट हो रही है, और यहां पर अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि भाई कुछ भी करो, अब आगे बढ़ो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर इतना डेवलप्ड नेशन है दुनिया के अंदर, जहां हम गर्व से कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ये अपने बारे में बोलते हैं कि ये 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के पास खुद की फोर्स नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा भाई वो बड़ी अर्थव्यवस्था बनी भी इसलिए क्योंकि उसने डिफेंस के ऊपर का सारा खर्चा एक हायर की हुई एजेंसी को दे रखा था कि भाई तुम ही करोगे ये सब। और वो कौन था? वो था अमेरिका। तो अमेरिका के साथ इनकी कौन सी संधि थी, आज के सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, इनको ऐसा करने से अब तक किसने रोक रखा था, और अचानक अब ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी जिसके चलते ये सब हो रहा है। ये सारी बातें आपको इतिहास के साथ लेकर हम बताएंगे। आपसे गुजारिश इतनी सी है कि सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो। चैनल पर नए हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको अल्टीमेट न्यूज सुनने को मिलेगी। पहले से ही लाइक कर दो ताकि कम्युनिटी को पता चले कि हाँ वीडियो में दम था, है ना। और चैनल पर नए होना, आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, और हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कहानी शुरू कहां से हुई थी। देखिए क्या हुआ, आपको ये तस्वीर कुछ याद दिलाएगी। ऐसी तस्वीर हम इंडियंस को बड़ा याद दिलाती है जब हम पाकिस्तान की सेना को सरेंडर होता हुआ इंडिया में देखते हैं। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही वंस अपॉन ए टाइम हमारे साथ भी हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना इंडिया में सरेंडर कर दी थी। लगभग 91,000 सिपाहियों ने, बांग्लादेश जब हमने बनाया था उस समय सरेंडर किया था। ऐसी ही तस्वीर ये है। ये क्या है? सरेंडर ऑफ जापान। किसके सामने? अमेरिका के सामने। क्या हो गया था, आइए विस्तार से बताते हैं। साथियों एक बार की बात है, बात कब की है? 7 दिसंबर 1941 की सुबह की बात है। जापान पता है एक समय पर ना बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, आज भी है। एक समय था जब इसकी फोर्सेस इतनी खतरनाक होती थी कि ये अमेरिका को भी नहीं गांठते थे। यानी कि ये जहां, मैं एक समय, मतलब आप ऐसा समझिए, यदि हम अपने बाबा दादाओं के जमाने में होते तो शायद ही हम कभी ये मान पाते कि अमेरिका जैसा कोई देश बड़ा बनेगा, क्योंकि जापान इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि दुनिया के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ऐसा देश हुआ करता था जिसको जर्मनी का साथ मिलते ही यह तय माना जा रहा था कि पूरी दुनिया इनके द्वारा ही शासित की जाएगी। हिटलर और जापान मिलकर के आतंक मचाए हुए थे, यूं समझकर चलिए। इनका आतंक तब हुआ
जब 1941 के दिन 7 दिसंबर के दिन पर्ल हार्बर नामक एक जगह थी, यूएस की नेवी रहा करती थी वहां पर, हवाई आइलैंड के पास की बात है, पैसिफिक ओशन की बात है। वहां पर ये लोग जाते हैं और जाकर के बम गोले गिरा देते हैं। जब बम गोले गिरा देते हैं, अमेरिका युद्ध में न्यूट्रल था। असल में न्यूट्रल कैसे था, अब इसको यूं समझिए। अगर कोई आज से आप ये पूछे कि बताइए भाई साहब कि यूक्रेन के केस में अमेरिका न्यूट्रल है कि एक्टिव है, तो आप आंसर देंगे सर कह नहीं सकते। क्यों? ऑन पेपर तो अमेरिका दिखाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। यही सेकंड वर्ल्ड वॉर में था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1939 में, तो अमेरिका फ्रांस को और इसको यूके को फाइनेंस कर रहा था, लेकिन खुद सामने से आकर युद्ध में अपनी सेना नहीं भेज रहा था। जापान ने कहा रुको बेटा, तुम्हारी रसद सामग्री तोड़ते हैं पहले। ये गए और जाकर पैसिफिक ओशन में पर्ल हार्बर पर जाकर के इनकी सेना के ऊपर गोले बरसा दिए। भाई साहब, अमेरिकियों का गजब नुकसान हुआ। 2400 सैनिक मारे गए, अमेरिकी सैनिक, और 1178 अमेरिकी सैनिक यहां पर जख्मी हुए। अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। बोले यार हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे, हम तो खेल ही नहीं रहे थे, हमको क्यों मार दिया गया? ऐसी स्थिति में जब यह चीज निकल कर आई तो अमेरिका को बहुत सेटबैक लगा, और उसी दिन अमेरिका ने कहा कि भाई साहब अब हम युद्ध में एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये वो जगह है पर्ल हार्बर। कहां पर है? हवाई आइलैंड के पास में है। ये जापान यहां से निकल करके यहां अटैक मार दिया। अमेरिका ने कहा कि यार ये तो सीधा सीधा हमें चैलेंज कर दिया, अब चैलेंज कर दिया तो युद्ध में अब हमें एंट्री करनी होगी। और ऐसा कहकर के अमेरिका इस पर्ल हार्बर की घटना के बाद युद्ध में कूद पड़ा। अब युद्ध में कूद तो गया अमेरिका, लेकिन कूदने से कुछ हुआ नहीं। जापान तो फिर भी अपनी बढ़िया बैटिंग कर रहा था, और दुनिया के दिमाग में यह और बिठा चुका था कि अमेरिका जैसे तक को हमने निपटा दिया। अमेरिका ने इस दौरान अपने कुछ वैज्ञानिकों को लगाया काम पर कि यार कुछ ऐसा करो कि हम बेहतरीन से बेहतरीन सबक सिखाने में कामयाब हो जाएं। बोले किसको? बोले जापान को। बोले क्या करें? बोले यार कुछ भी बनाओ, हमको नहीं पता। तो भाई साहब इनने मिलकर बनाया परमाणु बम। परमाणु बम नामक चीज पहले हुआ ही नहीं करती थी, चर्चाओं का भी हिस्सा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी जानकारी कि कोई ऐसा बम गिरे जो कि शहर को तबाह कर दे, आग अनुमान ही नहीं था। भाई साहब अमेरिका ने ऐसी चीज बना ली। जब यह जानकारी निकलकर मार्केट में आई, तब तक तो हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुके थे। स्थिति यह हुई कि अमेरिका ने 1941 का बदला लेने के लिए जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया। अपने 2500 के आसपास मारे गए लोगों का बदला अमेरिका ने लगभग 1.5 लाख जापानियों को मार कर लिया। तिथि हिस्ट्री में आज भी याद रखी जाती है, अगस्त 6, 1945, और इसके साथ साथ अगस्त 9, 1945। अमेरिका के द्वारा सबसे पहले हिरोशिमा के अंदर बम गिराया गया, उसके साथ साथ नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया। हाँ, ये रहा, हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया। इस बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय हुआ करता था, और इस बॉम्ब ने लगभग 70,000 जापानियों की जान ले ली थी। इसके साथ साथ दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर, जिसका नाम था बम का फैटमैन, जिसने 40,000 लोगों की जान ले ली। साथियों, जापानी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। आप ऐसे समझकर चलिए जैसे जब कोरोना आया ना, तो अपन में से कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि यार इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन लोग मारे गए। हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को लेकर के फिलॉसफी बदल गई। जापान बुरी तरह घायल हो चुका था, इतना घायल हो चुका था कि कहते हैं ना कि अगर आप बहुत दुख में हैं या बहुत खुशी में हैं, कभी भी कमिटमेंट मत करिए। जापानी बहुत दुख में थे, इतने दुख में थे कि जिसको देखें या तो वो पीड़ित है, या उसका परिवार का कोई सदस्य मृत है, या फिर कई सदियों तक पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं, क्योंकि रेडिएशंस थी। किसी को रेडिएशंस के बारे में पता भी नहीं था। जापान इस बात से दुखी होकर के उस समय कसम खाना शुरू किया कि भाई अब चाहे जो भी हो जाए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध की परिणति यह होती है। जापान की इसी चीज को देखते हुए जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर कर दिया सबके सामने कि भाई साहब अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हम युद्ध से बाहर हैं। जापान का सरेंडर हो गया साहब। जापान जब सरेंडर हुआ तो उसने सरेंडर करते ही अपना खुद का एक संविधान बनाया, और उस संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया, और उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल नंबर 9। जैसे हमारे देश में संविधान है, संविधान के अंदर आर्टिकल्स डले हैं, ऐसे ही इनके संविधान में एक आर्टिकल डाला गया, और वो आर्टिकल कहता था कि जापान अब किसी भी देश पर अटैक नहीं करेगा। भाई जापानियों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था, अमेरिका पर हमला करने का परिणाम उन्होंने देख लिया था। ऐसी स्थिति में जापान की जनता के कंसेंसस से यह निर्णय लिया गया कि जापान किसी पर अटैक नहीं करेगा, और इसको उन्होंने संविधान में डाल दिया। आर्टिकल 9 वही आर्टिकल है जो जापानियों से कहता है कि जापान फॉरम
from establishing a military or solving international conflict through violence. However, there have been widespread public debate. तो यानी कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया कि जापान कभी भी अपनी मिलिट्री स्टैब्लिश नहीं करेगा। अगर कुछ करेगा तो वो केवल खुद की सेल्फ डिफेंस की फोर्सेस होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यह था वो इतिहास जिसके चलते जापान ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली। लेकिन इस प्रतिज्ञा में एक चीज और थी, वो थी जापान की स्मार्टनेस। जापान ने उस समय एक निर्णय लिया, ठीक है, क्योंकि 1946 के बाद तक तो यह बात थी नहीं। 1960 में जब जापानियों को दर्द से बाहर निकल करके समझ आने लगा कि यार हमने एक प्रतिज्ञा तो ले ली, भीष्म पितामह तो हम बन गए, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा में गलती से अब कोई हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, जिनको तुमने बर्बाद किया, जैसे जापान ने एक समय पर पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर रखा था, चाइना पर कब्जा कर रखा था, म्यांमार पर कब्जा कर रखा था, बड़े क्षेत्र पर जापान का कब्जा था। ऐसी स्थिति में बोले गलती से ये लोग पलटकर हमसे बदला लेने आ गए तो क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो हम ये मानते थे कि कभी भी हमारा चीन के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों? अरे हम भी आजाद हुए हैं, वो भी पीड़ित थे ब्रिटिशर्स से, हम भी पीड़ित हैं ब्रिटिशर्स से, कभी चाइना हम पर अटैक नहीं करेगा। और यही कारण था कि हम गलतफहमी में रह गए और 1962 में हम पर अटैक हो गया। ऐसी गलतफहमियों का जापान भी अनुभव कर चुका था कि यार गलती से ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। जापान गया अमेरिका के पास, बोले सर देखो हमने आपके चलते निर्णय कर लिया, हम फोर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन आपसे एक वादा चाहते हैं। बोले बताइए क्या? अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और इसी एग्रीमेंट को जाना जाता है ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इस नाम से एक ट्रीटी की गई, ईयर था 1960। अब आप पूछेंगे इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या था? इसमें सिंपल था, अमेरिका ने कहा ठीक है हम तुम्हारे आइलैंड पर अपनी सेना को भेज देते हैं, कल को तुम्हारे ऊपर चाहे चाइना बदला लेने की बात सोचे, चाहे कोरिया बात लेने की सोचे, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हम अब तुम्हारे यहां पर रहेंगे। वंस अपॉन ए टाइम मैंने एक सेशन किया था जिसका नाम था हेजीमॉनी, यानी अमेरिका का वर्चस्व, हेजीमॉनी ऑफ यूएसए। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिका कैसे बना। उसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका की अधिकतम फोर्स जो देश के बाहर रहती है वो जापान में रहती है। जापान में बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक आज भी रहते हैं और वो जापान की सुरक्षा करते हैं। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, तो भाई साहब अब ऐसा क्या हो गया कि जापान के अंदर अमेरिका की सेना रहते हुए भी जापान बोल रहा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे? इसका मतलब सीधा है, जो आपने थंबनेल डाल रखा है, कि क्या अमेरिका से विश्वास उठ गया क्या जापान का, जो ये बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में हम अपनी सेना बना लेंगे? ऐसी घटना क्या हो गई? जापान लाइकली टू रीआर्म बाय 2027, ऐसा क्या हो गया है? ऐसी स्थिति के अंदर यह जानकारी बहुत ही रोचक हो जाती है कि कौन से वो कारण रहे जिन्होंने जापान को मोटिवेट कर दिया अपनी फोर्स बनाने के लिए। एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे और उस चर्चा के साथ साथ आपको कुछ और भी बातें यहां पर बताएंगे। रिसेंटली आप जो यहां पर सिंगापुर पोस्ट की खबर देख रहे हैं, जिसके आधार पर यह जानकारी निकल कर आती है कि हाल ही में जापान की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टाई अप किया है। जापान का पहली बार अमेरिका के अलावा किसी और देश के साथ अपनी सेना के डेवलपमेंट पर किया गया टाई अप ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है। यह रिसेंटली यानी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में हुआ। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक सिक्योरिटी पैक्ट चाइना के अगेंस्ट साइन किया। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर ऐसे क्या बात कर रहे हो, हमारे साथ भी तो क्वाड की मीटिंग के लिए इन्होंने समझौता कर रखा है। जी नहीं, क्वाड जो है ना वो सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल आप एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, सिक्योरिटी उसमें कोई डिफेंस का कोई भी क्लबिंग नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की मिलिट्री कॉपरेशन की बात नहीं है। यहां पर मिलिट्री कॉपरेशन की बात है, आप यहां पर देख सकते हैं शब्द मेंशन है मिलिट्री। अच्छा, तो इसका मतलब जापान अमेरिका का विकल्प तलाश रहा है। हमने कहा प्रूवन है, आप इधर देख लीजिए। इन्हीं के आधार पर जानकारी निकल कर आती है और वो ये है कि ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं। इंडो पैसिफिक का मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन वाला जो मार्केट है उसको पूरी तरह से मुक्त चाहते हैं। और उस पूरी मुक्ति के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगर पश्चिम की तरफ चल रहे हैं इंडियन ओशियन, पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो पैसिफिक ओशियन। जापान अपना इन्फ्लुएंस इसमें, ऑस्ट्रेलिया अपना इन्फ्लुएंस इसमें चाहता है। इसको पूरी तरह से फ्री रखना चाहते हैं। फ्री रखने के लिए क्या करें? बोले साहब हम एक पैक्ट कर लेते हैं। ठीक है साहब, पैक्ट हो गया।
इस पैक्ट के अंदर बातें निकल कर आई कि दिस एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान केम एंड कंसर्न माउंटेड दैट चाइना वुड इंक्रीज इट्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ताइवान आफ्टर चाइनीज प्रेसिडेंट सी सिक्योर प्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म। यानी कि तीसरे टर्म तक जब तक मतलब राष्ट्रपति पहुंचेंगे ताइवान पर हमला करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग मिलकर मिलिट्री कॉपरेशन कर लेते हैं। ये जितनी भी भाषाएं लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये फुल अंग्रेजी में लिखी हुई है भाई साहब, फुल अंग्रेजी ऐसी। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों की नोटिस की और आपने भी नोटिस की होगी, आप और हमारी एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या है, हम अंग्रेजी पढ़ तो लेते हैं, अंग्रेजी समझ भी लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने की जब बात आती है ना तो बड़ा हेजिटेट होते हैं। अगर मुझसे कोई मेरी देहाती भाषा बुलवाए, मैं जिस जगह का रहने वाला हूं, अरे तू काहे कर रहा है, इस तरह की भाषा अगर कुछ मुझे बुलवाएगा तो मैं बोल लूंगा, क्योंकि वो मेरी मदर टंग के आसपास है। आप मुझसे हिंदी में बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं क्योंकि मैं इस भी माहौल में रहता हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे यह कहे कि अंकित अवस्थी आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, तो मैं कहूंगा यार मेरा माहौल ऐसा नहीं है, ना तो मेरे सुनने वाले और ना ही जिनके बीच में मैं रहता हूं उनके बीच में। इस समस्या का समाधान साथियों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कैम्बली, वो इसका बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन ढूंढ कर ले आया है। इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है कि आप लोग अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम रीड कर लेते हैं, हम लिख भी अच्छे से लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में से आप में बहुत सारे मेरे लिसनर हैं, लेकिन बोलने के नाम पर हमें सराउंडिंग चाहिए, और सराउंडिंग के नाम पर यह प्लेटफॉर्म आपके लिए जबरदस्त काम करता है। पता है क्या? यह प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑनलाइन एक ऐसा एडुकेटर 1-on-1 उपलब्ध कराता है जिसके साथ आप 2-वे कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आप अपनी बात बोलेंगे, वो अपनी बात बोलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये विदेशी हैं, यानी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो लोग आपसे अंग्रेजी में बतियाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि जो नहीं आता वो भी इन्होंने मुझे अपनी भाषा से सिखा दिया है। इतना ही नहीं, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में बीपीओज में जॉब करते हैं, वहां पर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट डील करना पड़ता है। इंटरनेशनल क्लाइंट डील करते समय भी भाषा एक बहुत बड़ा हर्डल बनता है। ऐसी स्थिति में आपके प्रोफेशनल इंग्लिश का आपको आना, कि आपको अपने क्लाइंट से इंग्लिश में क्या बतियाना है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जैसे गुड़गांव, नोएडा, इस जगह पर बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्लाइंट डील करना पड़ता है और उनकी भाषा एक बहुत बड़ी बोटलनेक बन जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए भाषा को 1-on-1 सिखाने के लिए तरह तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से यहां पर कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको बेसिक कन्वर्सेशन टॉपिक से लेकर इंटरमीडिएट कन्वर्सेशन टॉपिक, एडवांस कन्वर्सेशन टॉपिक, सारी चीजें आपको 1-on-1 सिखाता है। दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जिनकी भाषा मातृभाषा अंग्रेजी है, वो अंग्रेज आपको यहां पर अंग्रेजी बोलना 1-to-1 सिखाते हैं विद वेरी गुड स्टार रेटिंग। जब ऐसी चीजें आपके साथ वीडियो कॉल पर होती हैं तो निश्चित ही आपके अंदर का फियर खत्म होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसके लिए मैंने आपको लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा रेफरल कोड है 50 अंकित, 50 अंकित। उसे यूज करके आप इन कोर्सेज को 50% डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं। इस नवंबर में कभी भी, यानी कि आखिरी दिन तक आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जैसी परेशानी आपके साथ ना रहे और आप प्रोफेशनल एनरिचमेंट कर पाए तो आज ही ज्वाइन करें कैम्बली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, कौन सा तरीका ऐसा अपनाया जापान ने जिससे यह प्रूव होता है कि वो कुछ आगे बढ़ रहा है? हमने कहा अभी बताया, ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप किया। दूसरा तरीका बताते हैं। जापान ने हाल ही में $279 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है डिफेंस सेक्टर में। ऐसा इन्वेस्टमेंट करके वो दुनिया का तीसरा बिगेस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने के लिए खर्चा करने वाला देश बन जाएगा। आप पूछेंगे अब तक के क्या हालात हैं? हमने कहा दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाले देश देखिए, उसमें प्राउड इंडिया आपको दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन टॉप 10 में जापान दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जापान इसमें शामिल हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स में निकल कर आया है। दूसरी बड़ी बात, हाल ही में आपको मालूम होगा शिंजो आबे, जिनके फ्यूनरल में प्रधानमंत्री खुद गए थे, आपको याद होगा उनकी एक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कारण पता चले कि जापान के अंदर कोई व्यक्ति था, मन फिरा मन चला, जिसको आप जैसा ठीक समझे, उसे लगता था शिंजो आबे उसकी नीतियों के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्होंने मार दिया। लेकिन वास्तविकता में एक और थ्योरी निकल कर आई और वो ये थी कि शिंजो आबे वो व्यक्ति हैं जो अपने देश के अंदर मिलिट्री को बूस्ट करना चाहते थे। शिंजो आबे अपने इस प्रकार के स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को 2014 से मोटिवेट कर रहे थे कि हमें सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की जगह अब
आक्रमण करने वाली फोर्सेस चाहिए। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि यह कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि शिंजो आबे जापान के अंदर बहुत ही प्रचलित चेहरा थे और संभव है कि अमेरिका या वेस्टर्न पावर जैसे देश, जिन्हें जापान जैसा देश जो उनको रहने खाने का पैसा दे रहा है, अपना गुलाम बनकर के रखता है, हो सकता है कि यह एक कॉन्स्पिरेसी भी हो। खैर, हम और आप केवल चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ा विषय था। जापान ने 2014 में शिंजो आबे के समय पर मिलिट्री सेल्फ डिफेंस को बैन करने की बात करते हुए कहा था कि हमें अब आक्रमण की तरफ जलना चाहिए। इस वजह से यह एक बड़ा इशू बनकर आता है। तीसरा प्रमाण देता हूं मैं आपको, डिफेंस के बजट की बात बता दी, शिंजो आबे की हत्या की बात बता दी। तीसरी बड़ी बात बताता हूं। रिसेंटली आपको याद होगा, लास्ट मंथ के अराउंड मैंने आपको बताया था, नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया। मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी और यह हर समय अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता ही रहता है। मिसाइल टेस्टिंग में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल चलाई, जापान के ऊपर से क्रॉस होकर के पैसिफिक ओशन में जाकर गिरी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जापानियों ने सायरन बजाकर अपने लोगों को गुफाओं में घुसा दिया, यह कहते हुए कि अगर यह मिसाइल हमारे ऊपर आ गई तो हमारा क्या होगा। कोरिया इनका चिर प्रतिद्वंदी है। क्यों? क्योंकि जापान ने लंबे समय तक कोरिया पर शासन किया है। कोरिया इनसे बदला, यानी नॉर्थ कोरिया इनसे बदला लेना चाहता है। और दूसरा कारण यह है कि नॉर्थ कोरिया जापान को अमेरिकी टेरिटरी मानता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को बदला चुकाने के लिए भी वो जापान पर हमला कर सकता है। दूसरा डर यह है, नॉर्थ कोरिया भले ही हमारे लिए फन एलिमेंट हो, लेकिन उसके पास में बड़ी मात्रा में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तक चीजें हैं। बहुत सारी मिसाइल का जखीरा है। इतना मिसाइल जखीरा है कि उसने इनको पाकिस्तान तक को सौंपा है। आप सोच सकते हैं कि उनके पास, पाकिस्तानियों के पास कई मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया द्वारा दी गई मिसाइल हैं। विशेष रूप से नडोंग करके जो इनकी मिसाइल है वो इनकी गौरी मिसाइल है पाकिस्तानियों की। कहने का अर्थ यह हुआ कि नॉर्थ कोरिया भी जापान के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जापान इंडिया से भी चाहता है कि वो चाइना को जब कॉम्बैट करने की बात आए तो इंडिया उनके साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचे। इसके साथ साथ अमेरिका भी यह मानता है कि 2024 के अराउंड चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट एकदम एक्सट्रीम पर होगा, हो या ना हो, लेकिन बाइडेन का चुनाव होगा, ट्रंप का चुनाव होगा, ऑब्वियस ही बात है अमेरिका को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होगा। संभव है कि उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। ऐसी स्थिति में जापान खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है कि पता चले कि जापान में रह रहे अमेरिकियों को मारने के चलते चाइना जापान को टारगेट कर ले और ऐसी स्थिति में जापान स्वाहा हो जाए। कहने के लिए चाइना यह कहे कि मैं तुमसे दुश्मनी नहीं थी यार, तुम्हारे यहां कुछ अमेरिकी रह रहे थे, मैंने उनको मारा, जो कि हजारों की संख्या में थे। जैसा पर्ल हार्बर पर जापान ने किया, ऐसा चाइना जापान में कर सकता है। तो यह अपने आप में एक बड़ी टेंशन की बात है। यही कारण है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जापान लगातार यह लाइन बोल रहा है कि 2027 तक हम अपनी सेना को मुस्तैद कर लेंगे आक्रमण करने वाली स्थिति तक। ताइवान की स्थिति को देखते हुए भी यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ जाएं। यूएस का खुद मानना है कि हमने भले ही कितने ही सैंक्शन नॉर्थ कोरिया पर लगाए हों, लेकिन उनका कोई असर नॉर्थ कोरिया पर नहीं पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो बहुत सारा धन्यवाद कि आपने पेशेंसली हमें सुना। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने एक कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जिसका रेफरल कोड है 50 अंकित, जिस पर जाकर के अब आप इंग्लिश बोलने की एफिशिएंसी ले सकते हैं, एक जॉब ओरिएंटेड कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑफर का नाम ब्लैक फ्राइडे है और इसमें आप 2500 रुपए तक के गिफ्ट जीत सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करके आप कोर्सेज में 50% डिस्काउंट और 2500 रुपए की वर्थ गिफ्ट भी जीत पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इस कंटेंट की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर जाएंगे, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है। धन्यवाद।